मोलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। अब मोलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? अ मोलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मोलिक्यूल। किसी मोलिक्यूल में एटम्स कितने तादाद में है, कौन कौन से एटम कितने तादाद में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे कि H2O, ये आपके पास मोलिक्यूलर फार्मूला है। वाटर मोलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन की तादाद दो है। इसी तरह से CH4, इसमें कार्बन की तादाद एक है, हाइड्रोजन की तादाद 4 है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप एंड क्वांटिटीज ऑफ एटम प्रेजेंट। ये हमें मोलिक्यूल के टाइप और उसमें कितने क्वांटिटीज़ ऑफ एटम जो है मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि इथेन हो गया। ठीक है। इथेन में क्या होता है? इथेन में आपके पास 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि ये वाला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसका अगर मैं आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं तो इसका सिंबल आप किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, ये एक कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गए। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक ये और एक ये, तो ये टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है। और 2 कार्बन हो गए। तो ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम केमिकल कहेंगे, लेकिन अगर इसको हम सिर्फ उसी तरह से रिप्रेजेंट करें, क्वांटिटीज इसकी हम रिप्रेजेंट करें जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? मोलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। ठीक है। ग्लूकोज का जो मोलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। मतलब यह है कि इसमें कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 6 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, जी सर। मजीद आगे पढ़ते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ अब आ जाते हैं। व्हाट इज जी सर। एम्पेरिकल फार्मूला? An empirical formula represent the simplest most reduced ratio of element in a compound। किसी कंपाउंड में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम मोस्ट सिंपल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। इट डज नॉट नेसेसरी शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट इन अ मोलिक्यूल। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर मोलिक्यूल में जितने भी एटम है तो उसकी जो तादाद है उसको हम रिप्रेजेंट करें, उसको हम मेंशन करें। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। जैसे कि अगर वाटर को आप देखें तो वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक ही होना है, तो यही चाहता कि हम ऑक्सीजन के आगे भी 1 लिखते तो फिर हमारे पास ज़्यादा सिंपल था, लेकिन हमने 1 लिखना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन के साथ अगर 1 0 कुछ नहीं है तो मतलब यह है कि ये एक तादाद में है। तो इसका जो हम रेशो निकालेंगे वो क्या होगा? 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसी तरह से मीथेन की अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला ले तो कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो इसका रेशो क्या आएगा? 1:4 आएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग क्या करें, आप लोग जो है ग्लूकोज की अगर आप सिंपल वो ले ले तो ग्लूकोज किस तरह से होगा? C12 C6H, C6H12 हाँ, H12 O6। और O6। तो इसको भी आप एम्पेरिकली लिख सकते हैं कि इसका रेशो क्या आएगा? 6 रेशो, या इसको आप इस तरह से करें, इसको आप डिवाइड करें 2 पर तो 2 अच्छा जी, सबर करें, इसको मैं करके आपको देता हूँ। C6 है तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो इसका क्या आएगा? 2 रेशो 6 रेशो, सॉरी 3 रेशो 6 3 रेशो 2 3। और 3। सो 3:6:3, ये आपके पास क्या हो गई? ग्लूकोज की एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। नहीं करेंगे 6 पे डिवाइड अगर करके 1:2:1 करें तो 6 पर अगर करें तो फिर और भी सिंपल हो जाएगा। तो 6 पर अगर हम करते हैं तो फिर हमारे पास 1:2:1 आ जाएगा। सही है? और बन गए। हाँ जी। जी सर। तो ये सर ये इसको हम बहुत इंटरेस्ट हो एम्पेरिकल, जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल, तो ये मज़ीद सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं।
अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शंस इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसकी डिफिनीशन जो है याद रखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में अगर केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक सब्सटेंस की दूसरी सब्सटेंस के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं। और ज़ाहिरी बात है जब हम एक चीज़ की रिएक्शन कराते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास फिर उसके प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शंस करवाते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए प्रोडक्ट्स वजूद में आते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो डिफिनीशन आपको दी गई है, कहते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म वन सेट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं इनटू अनदर सेट ऑफ सब्सटेंसेस known as product by rearranging their atoms is called chemical reaction। मिसाल के तौर पर ये A प्लस बी, ठीक है, ये A प्लस बी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन इनका नहीं हुआ है। जब इनका रिएक्शन हो जाता है तो ये A प्लस बी जो है कंबाइन हो जाते हैं किस चीज़ में, A बी में कंबाइन हो जाते हैं, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तो वो अमल जिसमें हम एक रिएक्टेंट्स या जो सब्सटेंसेस है उसका रिएक्शन करा के उससे हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ आ गई? जी सर। वेरी गुड। जैसे जैसे कि रिएक्टेंट का एग्जांपल आपको दिया गया है मीथेन, ये एक रिएक्टेंट हो गया, ऑक्सीजन ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया। मीथेन और ऑक्सीजन के दरमियान अब रिएक्शन होगा। मीथेन आपका जो सुई गैस है, ठीक है, ये कौन सा होता है, ये मीथेन होता है, ठीक है, CH4 से ये बना होता है, सही है, ये जो सुई गैस होता है आप लोगों का। अब मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो इससे क्या बनेगा, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे आग जलेगी। जब आग जलेगी तो आग के जलने की वजह से आपके पास क्या क्या बनेगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, इसके साथ साथ वाटर वेपर्स बनेंगे और इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स हो गए और ये आपके पास रिएक्टेंट हो गए। तो रिएक्टेंट ने जब रिएक्शन किया तो इससे आपके पास नए प्रोडक्ट्स बन गए। नए प्रोडक्ट कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और हीट है, ठीक है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ आ गई? जी सर। ओके, वेरी गुड। डिफिनीशन आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है, डिफिनीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। फिर हमारे साथ रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस के टाइप है, एक हमारे साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसी तरह से आपके पास कम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये सारे रिएक्शंस आपके पास है और मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन हैं। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन की। व्हाट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन? इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सो a combination reaction is a type of chemical reaction where two or more substances combine to form a new substance। कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन की वो किस्म है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि A प्लस बी ये दो सब्सटेंसेस है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ए बी प्रोडक्ट बना लेता है। सी प्लस डी ये दो रिएक्टेंट है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सी डी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ, जी, और इससे वाटर बन जाता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सही है, समझ आ गई जी इसकी? सर। जी सर।
अब आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स को बनाते थे, उसको कम्बिनेशन रिएक्शन हम कहते थे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस की हम क्या करते हैं, उसकी हम तोड़ फोड़ करके उसमें हम क्या करते हैं, उसको मज़ीद हम सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब उसको डिकम्पोज करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। So a decomposition reaction is a type of chemical reaction where a single substance break down into two or more simple substances। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम decomposition reaction कहेंगे। जैसे कि ए बी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सब्सटेंस है। इसकी जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंपल हो गए ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से सी डी है, इसकी हम रिएक्शन करें तो ये सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गया, सिंपल हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास वाटर है, वाटर को अगर आप हीट अप करें तो ये जो है वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेपर में हाइड्रोजन भी अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन भी अलग हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। सही है, जी सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। फिर आ जाते हैं कंबस्चन रिएक्शन की तरफ। कंबस्चन रिएक्शन से मुराद ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें आग जो है वो लगती है, आग के जरिए जो है क्या होती है, रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। सो अ कंबस्चन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट repeatedly with oxygen, often producing heat and light. The most common example involve the combustion of hydrocarbons with oxygen to produce carbon dioxide, water. Here are example। कहते हैं कि combustion reaction chemical reactions की वो किस्म है जिसमें substances जो है ये ऑक्सीजन के साथ rapidly बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है और हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। लाइट आपने देखी है ना, जब हम शमع जलाते हैं तो शमع की जलने की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है और उससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर शमع के ऊपर आप जो है ग्लास रख दे, ऑक्सीजन बंद कर दे, तो वो शमع जो है खुद बुझ जाती है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कंबस्शन रिएक्शन कहेंगे, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से मुराद वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन कार्बन से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि CH4 हो गए, तो ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर वेपर्स बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ लाइट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंबस्चन रिएक्शन कहेंगे। सही है। जी सर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइज करना, ये वो रिएक्शन होता है जिसमें ये क्या करता है, चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, उसको न्यूट्रल करता है। तो इस वजह से इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफिनीशन आपको दी गई है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन की वो किस्म है जो कि एसिड और बेसिस के दरमियान होती है, और इसके नतीजे में हमारे पास वाटर और साल्ट जो है ये प्रोडक्ट्स में बनते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट विद, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे साथ बनता है क्या, वाटर प्लस साल्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो HCl ये है, ठीक है। HCl ये हो गया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही है। तो ये यहाँ हो गए नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव। तो ये H जो है, ये H
ये पॉजिटिव H आ जाता है, नेगेटिव OH के साथ मिल जाता है, तो इससे बन जाता है क्या, H2O। इससे H2O बन जाता है, और ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव सोडियम के साथ मिल जाता है, इससे बन जाता है NaCl। तो इससे आ गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट करके वाटर और साल्ट को बनाता है, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सही है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। A single displacement reaction, also known as single replacement या substitution reaction, इसको आप single replacement या substitution reaction भी कह सकते हैं, occur when one element is replaced by another element in a compound। जब compound में एक element की जगह हम दूसरे element को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम single replacement element reaction कहते हैं। जैसे कि A प्लस बी सी है, तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो बी की जगह हम क्या कर लेते हैं, ए सी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। बी की जगह हमने ए कर लिया, तो इस वजह से हमारे पास ये ए सी हो गया और बी जो है ये अलग हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, बी की जगह हमने ए को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें हम एक एलिमेंट की जगह दूसरा एक एलिमेंट जो है ऐड करते हैं। अगर हम दो दो एलिमेंट जो है, दो दो एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, दो दो एलिमेंट को उसकी जगह को हम चेंज करते हैं, फिर उसको हम डबल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सही है, जी सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर इसकी समझ नहीं आई सिंगल की, प्लीज। अच्छा जी, ये इंतहाई सिंपल है, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मुराद ये है कि ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम किसी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो उस एलिमेंट में एक एलिमेंट की जगह हम दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखें, ए है और प्लस बी सी है, ठीक है। सो ये बी सी जो है, इस बी सी में हमने बी को रिप्लेस करना है, तो बी को रिप्लेस किया, बी की जगह हमने क्या कर लिया, ए सी को ऐड कर लिया और बी को हमने अलग कर दिया। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। बी की जगह हमने यहाँ पर ए को क्या किया है, सी के साथ ऐड किया है, ठीक है, मिलाया है। तो इस वजह से इसको हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब समझ आ गई? जी सर, जी सर। ओके, वेरी गुड। इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम वहाँ पर एक को रिप्लेस करते थे, यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास रिएक्शन नीचे देखिए एग्जांपल में, ए बी प्लस सी डी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर सी डी है, तो सी की जगह हम यहाँ पर ए पुट कर लेते हैं, तो इससे आ गया ए डी। और यहाँ पर ए बी था, तो ए की जगह हमने क्या कर दिया, सी पुट कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे साथ सी भी आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स को हमने क्या किए, रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो इसको हम डबल रिप्लेसमेंट एलिमेंट या रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई इसकी? आज का जो हमारा क्लास है, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, तो वो आपके पास है रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज इससे आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को जो है ये टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। तो आज के टॉपिक की शुरुआत हम रिडॉक्स रिएक्शन से करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये असल में हमारे साथ दो रिएक्शन की कंबाइंड टर्म है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो रिडक्शन रिएक्शन है, इसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, इसको हम कंबाइनली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन के डिफिनीशन को आप लोग देख के आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं कि अ रिडॉक्स रिएक्शन विच इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which electrons are transferred between the reactants is called redox reaction। redox reaction ये असल में हमारे साथ केमिकल रिएक्शन की एक किस्म है, ठीक है।
इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट को इलेक्ट्रॉन जो है, एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन और एक्सेप्शन जो है ये हो रही होती है और इसके नतीजे में हमारे साथ नए प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात भी याद होने चाहिए कि वो सब्सटेंसेस जो कि उसके दरमियान किसी किस्म का रिएक्शन ना हुआ हो, ठीक है, और वो रिएक्शन के लिए अभी यूज़ होने वाले हो, तो रिएक्शन से पहले उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो हमारे साथ सब्सटेंसेस बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आप लोगों को जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। सही है। मारिया नूरीन, आप कोई क्वेश्चन कहना चाहती है? ओके जी, redox reaction involve both oxidation and reduction processes occurring simultaneously। हमारे साथ जो redox reaction होता है, ठीक है, तो इसमें इसमें आपके पास जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन प्रोसेसेस है ये दोनों बैक वक्त जो है हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी डिफिनीशन याद करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो आप लोगों को पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिफिनीशन जो है आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, लॉस होता है। सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब एक सब्सटेंस जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, लॉस कर लेता है, मतलब डोनेट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फिर क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस को लॉस, सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से क्या होता है, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है तो इसमें इंक्रीज आ जाती है, ठीक है। जब एक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वो रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम रिड्यूस सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है, और इस अमल को हम रिडक्शन कहते हैं। जब एक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, उसको रिसीव कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम रिड्यूस सब्सटेंसेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से इस सब्सटेंसेस के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें जो है, दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जबकि रिडक्शन में जो है, रिडक्शन में सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अगर एक में इंक्रीज होता है तो दूसरे में डिक्रीज होगी, अगर दूसरे में डिक्रीज होती है तो पहले वाले में क्या होगी, इंक्रीज होंगी। तो आपने इसमें किसी तरह से भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस जस्ट ये डिफिनीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, समझ आ गई इसकी? यस सर।
ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मजीद यहाँ पर कहते हैं कि द रिएक्टेंट डेट अंडर गोज ऑक्सीडेशन is called the reducing agent because it facilitate the reduction of another substances। कहते हैं कि वो रिएक्टेंट जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये रिडक्शन दूसरी तरफ पर जो है ये रिडक्शन प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है। क्योंकि जब तक ये रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा तो दूसरी तरफ जो हमारे साथ रिएक्टेंट होते हैं तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। तो वो रिएक्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो उस रिएक्टेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो रिएक्टेंट या वो सब्सटेंसेस जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है, तो उस सब्सटेंसेस या उस रिएक्टेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से दूसरी तरफ पर या जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसकी रिडक्शन हो रही होती है। मतलब वो क्या हो रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो सब्सटेंसेस जिसकी क्या हो रही होती है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, किसको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ वो रिएक्टेंट या वो सब्सटेंसेस जिसकी रिडक्शन हो रही होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, ठीक है, तो उन रिएक्टेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन रिएक्टेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसकी क्या हो रही थी, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जिसकी रिडक्शन हो रही होती है, रिडक्शन से मुराद इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा होता है, तो उन सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं सब्सटेंसेस की वजह से दूसरे सब्सटेंसेस क्या हो रहे थे, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहेंगे। इन दोनों चीज़ों, इन दोनों पॉइंट्स की समझ आप लोगों को आ गई है कि नहीं? यस सर, आ गई। कोई आ गई कंफ्यूजन सर, आ है गई है। इसमें? अच्छा जी, मज़ीद यहाँ पर मज़ीद मैंने आपकी आसानी के लिए 2-3 पॉइंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से लिखे हैं। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में पहला काम ये होगा कि सब्सटेंसेस या जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। दूसरा काम ये होगा कि ये ऑक्सीजन को लॉस करेंगे, ठीक है। तीसरा काम ये होगा कि ये हाइड्रोजन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या ऑक्सीजन को लॉस करेंगे या हाइड्रोजन को गेन करेंगे, ठीक है। जबकि ऑक्सीडेशन इसके अपोजिट होता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही थी, ऑक्सीडेशन में जो है इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, सही है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की क्या होगी, गेनिंग होगी, या यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की क्या होगी, लॉस होगी, हाइड्रोजन जो है लॉस होगा। तो ये दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस है, तो याद करने में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप रिडक्शन को याद कर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि रिडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन गेन होती है तो ज़ाहिरी बात है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, लॉस होगी। अगर रिडक्शन में ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगी, वो गेन हो रही होगी। अगर रिडक्शन में हाइड्रोजन की गेनिंग हो रही है तो ऑक्सीडेशन में उसकी क्या होगी, लॉस होगी। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, इसमें जो है आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। साथ साथ में आप लोगों को याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान से आसान हो जाए, ठीक है, और कोई कंफ्यूजन जो है आप लोगों के लिए ना रहे। अब आ जाते हैं केमिकल सर, बॉन्ड्स की तरफ।
केमिकल्स बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड्स किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिट 1 जो है ये यूनिट 1 इंट्रोडक्टरी यूनिट है। इस यूनिट 1 में आपके लिए तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बताए हैं तो ये याद करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। समझ तो वैसे भी आप लोग समझ गए हैं, आप लोगों को सिर्फ डिफिनीशन जो है अब याद करने होंगे, ताकि जब एमसीक्यूज़ में इसके डिफिनीशन आए तो आप लोगों को फिर आसानी से जो है पता चले कि किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड is a force that hold two or more atoms together to form a molecule or compound is called chemical bond. केमिकल बॉन्ड जो है ये असल में हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन की बुनियाद पर हमारे साथ क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड ये असल में हमारे साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान, जिसमें ये एटम जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स बनाती है, ठीक है। इसी तरह से केमिकल बॉन्ड्स के हमारे साथ तीन मेन टाइप्स है, जिसमें एक हमारे साथ आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। दूसरे नंबर पर कोवेलेंट बॉन्ड आता है, और तीसरे नंबर पर आपके पास मेटेलिक बॉन्ड आती है, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इनके जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ये जॉइंट हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके साथ जो वीक बॉन्ड्स वाले आपके पास वीक बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड वगैरह है, तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वो बॉन्डिंग है जो कि थोड़ी सी वीक होती है, कमज़ोर होती है। इसी तरह से डाइपोल डाइपोल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, वंडरवाल बॉन्ड्स हो गए, और लंदन डिस्पर्जन बॉन्ड हो गए, ठीक है। इसमें वीक बॉन्ड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एटम के दरमियान, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरे नंबर पर डाइपोल डाइपोल है, तीसरे नंबर पर वंडरवाल है, और चौथे नंबर पर लंदन डिस्पर्जन बॉन्डिंग के दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सही है। तो इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? जी सर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे लाजमी जो है आपके दो या तीन एमसीक्यूज जो है वो आएंगे इंशाल्लाह। तो इसको जो है आप लोग अब गौर से सुने, ताकि इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी, एसिड और बेस के हवाले से भी मुख्तलिफ थ्योरीज जो थे उन्होंने थ्योरीज पेश की थी, जिसमें इन्होंने एसिड और बेस की डिफिनीशन जो है की थी, ठीक है। अर्हीनियस थ्योरी में अर्हीनियस ने एसिड और बेस को जिस तरह से डिफाइन किया है उसकी डिफिनीशन आपके सामने है। कहते हैं कि an acid can be defined is an acid can be defined as anything that produce hydrogen ions or protons in a water solution is called an acid. अर्हीनियस ने एसिड की जो डिफिनेशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि कोई भी चीज़ जो कि हाइड्रोजन आयन को क्या करती हो, प्रोड्यूस करती हो, या प्रोटॉन्स को जो है वो क्या करती हो, प्रोड्यूस करती हो पानी में, अगर उसको हम डालें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एसिड कहेंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर उसको आप पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद वो आपके पास हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। तो ये डिफिनीशन जो है अर्हीनियस ने की थी। जैसे कि अगर आप
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाल दे, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन आयन बनेगा, मतलब प्रोटॉन बनेगा, ठीक है, H प्लस आयन बनेगा, और दूसरा आपके साथ Cl माइनस बनेगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर इसको आप पानी में डालते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास क्या है, ये एक एसिड है, सही है। इसी तरह से बेस की जो डिफिनीशन अर्हीनियस ने की थी, तो वो भी बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन की थी कि बेस कैन बी डिफाइंड इज एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन और OH माइनस इन द वाटर सोल्यूशन इज कॉल्ड बेस। कोई भी सब्सटेंस अगर उसको आप पानी में डाल दे और पानी में डालने के बाद वो आपको क्या दे, वो आपको OH माइनस आयन जो है वो दे दे पानी में, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी में डालने की वजह से इससे क्या बनता है, इससे सोडियम मतलब Na प्लस बनता है और दूसरी तरफ OH माइनस बनता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि इसने क्या किए, हाइड्रोक्सल आयन जो है बना लिए है। OH आयन किसे कहते हैं, OH से मुराद हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, इसको हम हाइड्रोक्सल आयन कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस कहेंगे, ठीक है। तो ये अर्हीनियस ने जो है अपनी थ्योरी में एसिड और बेस की डिफिनीशन की थी। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अब आते हैं दूसरे थ्योरीज की तरफ जिन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी के मुताबिक ब्रॉन्स्टेड लॉवरी ने एसिड और बेस की जो डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि एसिड कैन बी डिफाइंड एज एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन into another substances, ठीक है, प्रोटोन आयन into another substances is called, what is called acid। ब्रॉन्स्टीड लॉवरी ने एसिड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि हमारे साथ एसिड क्या है, हमारे साथ एसिड ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कि दूसरे सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस को हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट कर सकते हो, हाइड्रोजन आयन जो है वो दे सकते हो। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसी सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने बेस की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि अ बेस इज अ सब्सटेंस, बेसिस ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन्स फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस से क्या करता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। एसिड वो होंगे जो कि प्रोटॉन्स को क्या करते हो, डोनेट करते हो, देते हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। और वो सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो, लेते हो, ठीक है, दूसरे सब्सटेंसेस से, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो एसिड बेस की समझ आ गई यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके जी। यहाँ पर एक बात जो है ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी में एक बात जो है आप लोगों ने नोट की है कि यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉवरी ने जो है किसी भी किस्म के वाटर सोल्यूशन की कोई बात नहीं की थी। तो मतलब यह है कि इस थ्योरी में जो है इन्होंने एसिड बेस के लिए वाटर सोल्यूशन का होना जो है ये इम्पोर्टेंट जो है नहीं समझा है, ठीक है। और इसी तरह से इन्होंने इस थ्योरी को मज़ीद जो है बहुत क्या किए, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि एसिड के लिए ज़रूरी नहीं है कि वाटर सोल्यूशन हो और बेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वाटर सोल्यूशन हो। इन्होंने एसिड और बेस को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि अगर कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन आयन क्या करता है, डोनेट करता है, उसको देता है, तो जो देने वाला सब्सटेंस है उसको हम एसिड कहेंगे। और वो सब्सटेंसेस जो कि देने वाले सब्सटेंस से हाइड्रोजन आयन लेता है, तो जो लेने वाला सब्सटेंस है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, सही है। नोट,
The Bronsted-Lowry theory allow for the description of acid-base reaction in non-aqueous environment as well. Bronsted-Lowry theory में इन्होंने acid और base को जो है non-aqueous environment में क्या किया, बयान किया था, ठीक है। मतलब इन्होंने जो है aqueous solution को नहीं लिया था, बल्कि इन्होंने water solution के बगैर जो है acid और base को क्या किया था, define किया था। अच्छा जी, एसिड और बेस के कुछ इम्पोर्टेंट खसूसियात है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में जो है आ सकता है। एसिड की अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो एसिड जो है ये आपके पास टेस्ट में क्या होगा, सोर होगा, ठीक है, सोर होगा। जबकि बेस जो है ये टेस्ट में क्या होता है, बेटर होता है। अगर आप एसिड को जो है टच करें तो एसिड जो है ये आपको स्लिपरी जो है फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेस को जो है हाथ में लेते हैं तो ये आपको जो है स्लिपरी जो है फील होगा, मतलब स्लिप होगा, आपके हाथों से ये स्लिप होगा, ठीक है। इसी तरह से एसिड का जो पीएच लेवल होता है तो ये 7 से कम होता है, ठीक है। जबकि बेस का जो पीएच लेवल होता है ये 7 से ऊपर होता है। मतलब हमारे साथ जो नॉर्मल पीएच लेवल है वो क्या है, नॉर्मल पीएच लेवल ये आपके पास 7 है, मतलब 7.34 से लेकर 7.45 ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर 7.34 से नीचे आपके पास पीएच वैल्यू आती है तो ये आपके पास एसिडिक होगा। अगर 7.45 से ऊपर जाता है तो ये फिर आपके पास क्या होगा, बेसिक होगा, मतलब 8 हो गया, 9 10 11 12 अप टू 14 तक, ठीक है। पीएच हमारे साथ टोटल कैलिब्रेशन कितनी है, पीएच की हमारे साथ जो टोटल वैल्यूज है वो कितने तक है, 14 तक है, सही है, 14 तक है। इसी तरह से 7.34 से लेकर 7.45 तक ये हमारे साथ नॉर्मल पीएच वैल्यू है। अगर 7.34 से नीचे जाता है तो एसिडिक होगा, अगर 7.45 से ऊपर जाता है तो बेसिक होगा। तो ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। मजीद आगे बढ़ते हैं। रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, जो एसिड होते हैं ये एक्वस सोल्यूशन में आपको हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसी तरह से जो बेसिस होंगे तो ये एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसी तरह से ये मेटल को क्या करता है, करोड करता है, ठीक है, और ये मेटल को जो है करोड नहीं करता, मतलब उसको जंगालूद नहीं करता। इसी तरह से एसिड जो है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। जबकि बेसिस जो है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, और इसी तरह से जो डू नॉट रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस कंपाउंड एंड हाइड्रोजन गैस, ये कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करती। अगर एसिड को हम देखें, ठीक है, अगर एसिड को हम क्या करें, एसिड की अगर हम रिएक्शन करें तो ये आपको एक स्पेसिफिक कलर देगा, या रेड देगा या पिंक देगा। लेकिन अगर बेस की आप रिएक्शन करें तो ये आपको ब्लू कलर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और ब्लू कलर आपको देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपके पास क्या है, बेस है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की, जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके, वेरी गुड। जी तो सर। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री का, जो कि आज हमने ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।